पिछले 4 दिनों में शेयर बाजार ने जो तेजी दिखाई है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? मुझसे तो जितने लोग टकराए हैं उनमें 4 अलग अलग कैटेगरी के लोग मिले। एक कैटेगरी उन लोगों की है जो काफ़ी खुश हैं, उन्होंने बिल्कुल शेयर मार्केट के अनुशासन को बरकरार रखा, उन्होंने गिरावट में पैसे लगाए और अब हरे भरे दिख रहे हैं उनका पोर्टफोलियो। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो पछता रहे हैं, काश गिरावट में पैसा लगाया होता, अब पता नहीं वो मौका फिर से आएगा कि नहीं आएगा। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो ये मान रहे हैं कि अब बाजार में गिरावट का दौर खत्म हो गया है, पैसा लगाने का समय आ गया है और अब लगाने के लिए शेयर तलाश रहे हैं। और चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जो अभी भी ये सोच के बैठे हैं कि हरियाली तो दिखावा है जी, बाजार फिर गोता लगाएगा और इस गोता लगाने के नज़ारे में बैठे। आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो अगले 1 घंटे तक वह कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आवाज़ अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे विशेष मेहमान कैप गुरु कैपिटल के एडवाइजर्स एंड फाउंडर्स CIO अरुण मल्होत्रा साहब होंगे। SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी हैं। रोहा एसेट मैनेजर्स LLP के इक्विटी हेड दलजीत सिंह कोहली साहब जुड़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप बाजार दिग्गजों के बीच आज हमने आमंत्रित किया है एक खास मेहमान को। वो है अजय श्रीवास्तव जी, जो कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं, GTRI के फाउंडर हैं। क्योंकि बाजार को सबसे ज़्यादा डर जो है ट्रम्प टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड में हलचल का था, और अब इन पर अजय श्रीवास्तव जी की बड़ी पैनी नज़र रहती है इस सब्जेक्ट पे, इसलिए उनको बुलाया है। तो शो की शुरुआत अजय श्रीवास्तव सर आपसे ही करना चाहूँगा मैं, कि जिस तरीके से बाजार गिरा ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद, जितना गिरा बाजार उतना ज़्यादा उठ गया पिछले 4 दिन में, जिसको हम लोग शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं पूरी तरह से रिकवर हो गया। तो क्या ये ट्रम्प टैरिफ का डर खत्म हो गया क्या? वैसे बाजार की नज़र से ना देखें तो वैसे, चूंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हैं। शायद बाजार जो है ट्रम्प को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प ने बहुत हाई टैरिफ्स लगाए पूरी दुनिया पर, बाजार गिर गया। फिर ट्रम्प ने अपना बैक ट्रैकिंग थोड़ा सा किया, केवल चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाए, बाकी को छोड़ दिया, तो बाजार बढ़ गया। अभी बाजार शायद पूरा मिमिक करने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प को, जो कि शायद सेफ नहीं होगा आगे के लिए। नहीं, लेकिन अब क्या माना जाए कि बाजार को छोड़ भी दे तो क्या ट्रम्प साहब ने जो 90 दिन का पॉज दिया है, क्या वो इशारा है कि अब वो बहुत ज़्यादा सख्त रहने वाले नहीं हैं, भले ही उनकी मजबूरी क्यों ना हो? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इनफैक्ट एक मूवमेंट शुरू हो गया, जो ट्रम्प साहब जब आए थे तो उस समय एक मूवमेंट था टैरिफ बढ़ाने का, और ही वाज लुकिंग ऑल पावरफुल। लेकिन अभी एक मोमेंटम जो है दूसरे डायरेक्शन में शुरू हो रहा है, जैसे कि लाखों लोग US में सड़कों पर हैं, उनकी बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं, उनके मार्केट्स गिर रहे हैं। तो एक इंटरनल मैसेज चला गया है शायद ट्रम्प टीम के पास में, कि अभी बहुत हो गया है, अभी जो कर रहे हैं उसको थोड़ा बहुत उसको मैनेज करिए। लेकिन बहुत वायलेंट मूव शायद मार्केट और US इंटरनल मार्केट फ्रंट सपोर्ट नहीं करेंगे। तो शायद मुझे लगता है कि आपकी बात सच होगी, चाइना से उनका झगड़ा चलता रहेगा, बट बाकी देशों के साथ में रवैया इतना सख्त नहीं होगा मेरे ख्याल से। अरुण मल्होत्रा साहब, आप बाजार को देख रहे हैं काफ़ी करीब से। जो 4 दिन का मोमेंटम है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ही दिशा में चलता जा रहा है। तो ये माना जाए कि बाजार को अब लग रहा है कि अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं, भले ही 90 दिन बाद फिर से ट्रम्प साहब वापस आ जाएं अपने उसी रुख में, लेकिन बाजार एक फैक्टर के लिए चल चुका तो चल चुका, अब उसी फैक्टर से बार बार डरेगा नहीं। यही वजह कि बाजार में अब ट्रम्प का डर खत्म हो गया है। लक्ष्मण जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। ये जो ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड वॉर है, अभी भी एक ट्रांजिशन फेस में है। कहाँ जाके सेटल होगा, कहाँ इसका इक्विलिब्रियम होगा, मुझे लगता है कि किसी को आइडिया नहीं है। और आइडिया इन द सेंस कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका इकोनॉमिक सिस्टम पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में जहां इतनी अनसर्टेनिटी है, यहां पर दावे के साथ कह देना कि उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया बहुत मुश्किल है। आज की डेट में जब हमारे पास सारे हैं जिनका इम्पैक्ट नहीं है, इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में। और ये एक लेवल है, ट्रेड आपने लगा दिया, किसी के अगेंस्ट टैरिफ लगा दिया, बट उसका जो सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट है, क्योंकि आपने लगा दिया, वो फैक्ट्रियां हैं, उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये मार्केट की वोलेटिलिटी में इम्पैक्ट हो रही है, जो थोड़ी कम हो गई बिकॉज 90 डेज का पॉज आया।
तो कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी कम हो गई कि शायद जो अब 90 डे के बाद आएगा वहां पर कहीं ना कहीं स्मूथनेस होगी और इतनी एक्सट्रीम टैरिफ नहीं होंगे। तो जो मार्केट आपने बोला आज की डेट में हरा रंग दिखा रही है, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी, इनडिसाइसिवनेस इन्वेस्टर्स की है। और फियर जो इन्वेस्टर्स में जो फियरफुल थे, काफी लोग उसमें वो नीचे मंदी में बेच के जा चुके हैं। बिल्कुल। यहाँ पे दलजीत सिंह कोहली साहब, मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि अगर अनिश्चितता है, जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा भी, तो ये अनिश्चितता बाजार में दिख नहीं रहा है। मतलब जिस तरीके के स्ट्रांग मूवमेंट आया, तो लग रहा है कि अनिश्चितता से ऊपर जा चला है, या फिर आपको लग रहा है कहीं और से मोमेंटम आ रहा है, कोई और फैक्टर है जिसको बाजार ज़्यादा पसंद कर रहा है? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए अनिश्चितता तो है ही, जो अनसर्टेनिटी है उसको हम अभी पूरी तरह मना नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। ये जो मार्केट अभी मूवमेंट हुआ है, एक तो पैनिक रिएक्शन होता है तो उसका ऑब्वियसली रिकवरी अच्छी आती है हमेशा से। ये नेचर ऑफ द बीस्ट है मार्केट का। ट्रेडिंग जो करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत, इनफैक्ट उनके लिए तो ये पैराडाइज है कि इस तरीके के मूवमेंट मिलेंगे उनको काम करने के लिए। दूसरी चीज, अभी मार्केट ये मान रहा है कि शायद ये 90 दिन में जो है कुछ बायलैटरल ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ बायलैटरल आप समझौते बना सकेंगे, और एक जो नैरेटिव बन रहा है कि ये सब टर्मोइल में इंडिया एक अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो अभी तक ये सब गैस वर्क है, अभी कोई एक्शन सामने नहीं आया है, बट मार्केट ऐसा मान रहा है कि अगर ये टर्मोइल होगा भी, पहली चीज तो हम लोग भी ये आई थिंक 15 दिन पहले एक नोट में लिखा भी था कि हमारा ये बहुत क्लियर मानना है कि ये जो इतने हाई लेवल के टैरिफ्स हैं ये शायद सस्टेनेबल नहीं है। इसमें रीनिगोशिएशन होगा, इसमें रीथिंकिंग होगी, और हम एक रीजनेबल टैरिफ पे आएंगे। तो ऐसा मानना कि टैरिफ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और हम प्री टैरिफ एरा में चले जाएंगे, वो भी गलत होगा। प्लस ऐसा मानना कि ये इसी लेवल पे 145% और 245% और 90% ये वो सब लगा रहेगा, ये भी गलत होगा। तो आई थिंक ये नेगोशिएशन का जो प्रोसेस चालू होगा, और ये जो मार्केट ऐसा मान रहा है कि 90 डेज में हम लोग कुछ बेटर होंगे, प्लस इंडिया एक नेचुरल बेनिफिशियरी होगा, तो उसको मार्केट जो है अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। बट मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रेडिंग बाउट है, और हम ऐसा मान रहे हैं कि अगले 90 दिनों में इस तरीके के अप और डाउन मूवमेंट हमको काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिले। बिल्कुल, काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। पंकज जैन साहब, आपकी भी राय यही है या फिर कुछ अलग आप देख रहे हैं इस पूरे मोमेंटम में? लक्ष्मण जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, जी नमस्कार। जो पिछले 4-5 हफ्ते में हुआ है, मेरा ये मानना है कि मार्केट ने एक जो इनिशियल शॉक था, आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ की तो बात कर रहे थे अपने राइट फ्रॉम हिज इलेक्शन कैंपेनिंग डेज, ही वाज टॉकिंग अबाउट टैरिफ, बट जिस फियरसिटी से या जिस परसेंटेज से उन्होंने टैरिफ लगाया, आई थिंक मार्केट को वो एक शॉकर की तरह लगा था। एंड जैसे जनरली होता है किसी भी इंसान के साथ या किसी भी सेक्टर के साथ, एक जो इनिशियल शॉक होता है, आई थिंक मार्केट को वो जो इनिशियल शॉक था मार्केट को झेलना थोड़ा सा आसान नहीं था। बट आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन लास्ट, अगर आप पिछले 10 दिन की बात करें, 15 दिन की बात करें, अब मार्केट उससे उभर के आने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे सिग्नल्स, संकेत देखने को मिल रहे हैं, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प में डू ऑन नेक्स्ट डे, बट ऐसे संकेत, ऐसे सिग्नल देखने को मिल रहे हैं कि अब एक मैच्योरिटी आ गई है थॉट प्रोसेस में। एंड जो रेटरेटिक आज से 2-3 हफ्ते पहले थी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, उसमें डेफिनेटली एक आई वुड से एक साइलेंट पीरियड आया, एक थमासा है, एंड इवन दे आर लुकिंग फॉर सॉर्ट ऑफ रीजनेबल सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशंस विद द मेजर मार्केट्स। और खास तौर से अगर हम देखें, सबसे बड़ी जो मेजर कंटेंडर है, जो मेजर फाइट है टैरिफ और, इट इज बिटवीन यूएस एंड चाइना। जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक ऑर्डर है उसका 40 से 50% आज ये दो कंट्रीज होल्ड कर रही हैं। एंड नाउ द बॉल सीम्स टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग, सीम्स टू बी इन चाइनाज कोर्ट। आई थिंक ऐसे सिग्नल्स यूएस दे रही है कि ओके वी आर रेडी टू नेगोशिएट, आप टेबल पे तो आइए। और चाइना अपनी रेटरिक थोड़ी सी अपने आप को शायद अपर एंड देने की कोशिश कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इश्यूज लाइक ताइवान एंड ऑल ऑन द टेबल। बट मेरा ये मानना है, मार्केट भी इसको सेंस कर रही है, शायद आने वाले कुछ हफ्तों में नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे,
मेजर इकोनॉमीज में नेगोशिएशन होंगे, स्मॉलर इकोनॉमीज में नेगोशिएशन होंगे, एंड वर्ल्ड ऑर्डर ठीक है, एक जीरो टैरिफ नहीं होगा, आई थिंक डेफिनेटली टैरिफ होगा, बट एक रीजनेबल टैरिफ के साथ वी कुड सी अ वर्ल्ड ऑर्डर इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स. So I think that is what market is sensing, that is what our market is sensing. It's just that कि फॉल काफी ज्यादा हो गया था, तो उसमें एक रिकवरी आई है. ये रिकवरी क्या परमानेंट रिकवरी है और आगे चलेगी? आई थिंक एज ऑफ नाउ इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. बिल्कुल, ये जो आप जिस सवाल का आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है. अनिल जी के पास जाऊंगा सवाल लेके. एक सवाल और पंकज जैन साहब आपसे पूछ लूं कि सच बताइए कि आपको भी लगा था कि जिस तरीके से मार्केट ने गोता लगाया ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद, अचानक से मार्केट इतना रिकवर कर जाएगा, इतनी तेजी से रिकवर कर जाएगा, आप भी अपेक्षा लगा के बैठे थे क्या कि नहीं? आपको भी आश्चर्य लगा? नहीं लक्ष्मण जी, बिल्कुल. आई थिंक मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है. 26-27 साल हो गए मेरे को मार्केट्स में, एंड वी हैव सीन दीज, मतलब ठीक है इतने वायलेंट फेजेस तो नहीं, बट टू प्रेडिक्ट द मार्केट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. और जिस तरह की ठीक है, एक हमारी मार्केट्स में हम सबको मालूम है जो एक फॉल स्टार्ट हुआ था, जो एक सीरियस एफआई सेलिंग स्टार्ट हुई थी, दैट वाज टू डू विद वैल्यूएशंस. और जब ट्रंप जी प्रेसिडेंट बन के आ रहे थे, ऐसा लग रहा था प्रेसिडेंट बन के आएंगे, मार्केट का ऐसा आभास था कि मिस्टर ट्रंप इज अ प्रो कैपिटलिस्ट, प्रो मार्केट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, एंड मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि एक कुछ मैच्योरिटी या मार्केट को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा. बट व्हाट हैपेंड वाज एब्सोल्युटली अदरवाइज. सो और जिस गति से मार्केट गिरी, मार्केट में हमारी मार्केट की अगर हम बात करें, मोमेंटम ऑलरेडी काफी नेगेटिव था, और जो टैरिफ आया उसके साथ एक जिस गति से गिरी, आई थिंक वो भी काफी अनएक्सपेक्टेड था. जिस गति से शार्प वी टर्न आया या यू टर्न आया, वो भी अनएक्सपेक्टेड है. वेदर दिस यू टर्न विल बी एबल टू होल्ड अप, आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले वक्त में ट्रंप फैक्टर मेरे को लगता है थोड़ा सा कम हो गया है. अब Q4 रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं, एंड मार्केट में जबकि Q4 रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन काफी कम है इस बार काफी कम है, बट इवन दैट वुड बी एडेड फैक्टर. सो टू मेंटेन कि यहां से मोमेंटम और ज्यादा खींचेगा, डिफिकल्ट है. यहां पर सस्टेन रहेगा, डिफिकल्ट है, बट वन विल हैव टू प्ले द गेम विद मैच्योरिटी के साथ गेम प्ले करना. अनिल जी, क्या लगता है कि मार्केट यहाँ इस मोमेंटम को सस्टेन कर पाएगा, या फिर आपको लगता है कि उतार चढ़ाव रहेगा अभी? जी देखिए, पहले तो हमको ये देखना होगा कि जो मार्केट गिरा था ना, उसका विशेष कारण क्या था. जो मार्केट की में गिरावट हुई है भारतीय बाजारों में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइम फैक्टर था वो था एफआईआईज की सेलिंग. अगर ध्यान रखें तो जब हमारा मार्केट गिर रहा था उस समय यूएस के मार्केट में अच्छी खासी उछाल चल रही थी, और जब ये टैरिफ वाली सिचुएशन आई है उन दौरान काफ़ी बिकवाली हुई. हमारे भारत के डीआईएस तो खरीद ही रहे थे, रिटेल थोड़ा बहुत बेच रहा था, लेकिन डीआईएस ने अच्छी खासी खरीदारी चल रही थी. एफआईआईज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेच रहे थे. ये एक चल रहा था दौर. उसके बाद जब ये ट्रंप की टैरिफ वाली इम्पैक्ट आई और वहाँ से जब एक जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई और वहाँ जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, तो ये एक संभावना उभर करके आई कि ये इतना ह्यूज टैरिफ जब लगाएंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा सकती है, वहाँ महंगाई बढ़ सकती है. तो इसके नाते वहाँ पर बहुत तेज़ी से सेलिंग हुई अमेरिकी बाज़ारों में. और जब अमेरिकी बाज़ारों में सेलिंग हुई तो जो ट्रेडर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसको देखना होता है, क्योंकि वहाँ अब यूएस मार्केट जो है वो अनअट्रैक्टिव हो गया था वहाँ के लोगों के लिए. तो वो पैसा अब कहाँ जाएगा? वो पैसा इमर्जिंग मार्केट में आने के लिए रेडी रहा, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटते जा रहे थे वैसे वैसे उनको लग रहा था कि अब यूएस में इन्वेस्ट करना अब और ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं रह गया. अब इमर्जिंग मार्केट में हमको पता है कि चाइना और इंडिया दो बड़े ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं, और इस टैरिफ वार में सबको पता था कि निशाना जो है वो चाइना के ऊपर ज़्यादा है, अब भारत के ऊपर कम है. कहीं ना कहीं भारत के साथ जो ट्रीटी होगी वो आगे जाकर के जो भी कुछ समझौते होंगे उसमें भारत को बेनिफिट मिलेगा. तो ये जो आप पिछले 6 दिनों में जो आप देख रहे हैं ना बढ़ावट, तो ये बढ़ोतरी में अगर आप डेटा देखें तो इसमें एफआईआईज ने जबरदस्त बाइंग की है. अच्छा, जो पहले जा रहे थे ये सोच के कि भारत मार्केट अट्रैक्टिव नहीं है, वो यूएस में मार खाने को आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं. और इसका हमको कंफर्मेशन कैसे मिल रहा है? इसका कंफर्मेशन हमको मिल रहा है, जो यूएसडी आईएनआर का रेट है वो 88 से गिर के इस समय 85 के आसपास आ रहा है. मतलब कि इंडिया में इनफ्लो होना शुरू हो गया है. और यही वो पिछले, अभी मतलब मैं बात करूं पिछले एक दिन दो दिन पहले तो वो 6000 करोड़ की बाइंग एक दिन में की. कल भी उन्होंने कुछ फ्यू थाउजेंड करोड़ की बाइंग की. आज के डेटा में भी जैसा मार्केट आया है तो शाम तक जब डेटा आएगा तो मैं प्रटी श्योर हूँ कि एफआईआईज की बड़ी ज़बरदस्त बाइंग आज के दिन भी होगी. तो ये जो है ये बाइंग करते रहें, क्या लगता है अभी क्या माहौल क्या बन रहा है? देखिए हुआ क्या है इसमें, बाइंग सब में तो नहीं करेंगे. वैल्यूएशन जहां तक बात हो रही थी कि इस जब गिरावट हुई है भारत के बाजारों में,
तो इस गिरावट में कुछ जो सेक्टर हैं जहां पर बहुत अच्छी वैल्यू जो है क्रिएट हो गई कि बाजार की ने प्राइस तो नीचे गिरा दिया, लेकिन उनके बिजनेस मॉडल पर बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। तो जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर हो गए, एनर्जी के सेक्टर हो गए, या फिर कंजम्पशन के सेक्टर हो गए, इन सब क्षेत्रों में वैल्यूएशन बहुत बढ़िया क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जहां पर अभी देखा हमने कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़ा सा अप डाउन होना शुरू हुआ, तो और जैसे भी आई कि मानसून भी अच्छा आएगा, तो जो लेंडिंग साइकिल है वो इम्प्रूव होगी। लेंडिंग साइकिल इंप्रूव होगी तो वहां से बैंकों की जो है आमदनी डेफिनेटली आने वाले समय में बढ़ेगी, जिसका कि अभी से फायदा लेना शुरू किया कि भाई रेट गिरे हुए हैं, अभी खरीद लो, आगे जाके फिर ये महंगे। तो जो अभी पंकज जैन जी कह रहे थे कि ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि अब मार्केट यहाँ बना रहेगा कि क्या होगा, तो ये कब तक क्लैरिटी आ जाएगी आपके हिसाब से, अगले हफ्ते तक? देखिए टेक्निकल लेवल की बात करूं अगर मैं, हम लोग जरा टेक्निकल पॉइंट भी देखते हैं, तो जो 22,800 एक लेवल था कि 23,800 का लेवल था कि 23,800 लेवल के अगर ऊपर मार्केट निकल जाता है तो हम कंप्लीट हमारा फॉलिंग फेज से उभर गए। जो बेयर फेज चला था उससे हम उभर चुके हैं। आज बाजार ने उसके ऊपर की एक बढ़त लगा दी है और बाजार जो है कहीं ना कहीं जाकर के वहीं पर 23,850 के आसपास आज बंद हुआ है। तो कन्फर्मेशन टेक्निकली बेस पर अगर हम कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बाजार में गिरावट का दौर अब खत्म हो चुका है टेक्निकल बेस पे। अगर फंडामेंटल बेस की बात करें तो अगेन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो Q4 का रिजल्ट है इस साल का, वो इस साल के बाकी क्वार्टर से बेटर होगा। हाँ, ये नहीं कह सकता कि पिछले साल के Q4 के मुकाबले बेटर होगा, लेकिन बाकी पूरे साल के दौरान इसमें बेटर होगा। इसमें टारगेट भी अच्छे रहते हैं और कंजम्पशन भी अच्छा हुआ। जो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार कि जो हमारा ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ कुंभ, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस, बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर हुआ है, तो वहां से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा उन सेक्टर से जो डायरेक्टली उनसे अफेक्टेड है। तो ये इसका एक कहीं ना कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, ऐसा एक आध सेक्टर नहीं, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट फ्यूचर में आएगा और मार्केट कहीं ना कहीं उसी को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है इस फॉर्म में, अपनी राइज के फॉर्म में। चलिए, तो ये एक बड़ा फैक्टर आपने बताया। अजय श्रीवास्तव जी, अभी आपने सुना दलजीत सिंह कोहली साहब भी एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि मार्केट को ये भी लगता है कि 90 डेज का जो पॉज आया है उस पॉज में शायद भारत कुछ डील करने में कामयाब हो जाए, भारत को कुछ विशेष बेनिफिट मिल जाए। तो आपसे बेहतर कौन बताएगा इसकी संभावना कितनी है, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कितना सही है उम्मीद करना? देखिए, दो चीजें हैं, एक हम क्या यूएस को सेफली ऑफर कर सकते हैं और दूसरा उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो बहुत अधिक गैप है दोनों के बीच में। पूरी दुनिया जो है, ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं पूरी दुनिया से टैरिफ के बारे में, टैरिफ कम करो, ट्रेड बढ़ाओ। हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बीटीए की बात कर रहे हैं, वो बातें टैरिफ के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। जैसे एग्रीकल्चर में वो एमएसपी डाइल्यूट करने की बात अमेरिका हमेशा से करता रहा है। मेडिसिन में वो चाहते हैं कि हम अपना जो जेनरिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो डिले करें, उनके प्रोडक्ट पेटेंट को ऑनर करें। डिजिटल ट्रेड में वो चाहते हैं, जैसे आरबीआई हमारा रूल बनाता है कि जो फाइनेंशियल डेटा हमारे कंट्री में रहेगा वो उनको नहीं चाहिए। डेयरी इंपोर्ट्स में वो चाहते हैं कि अगर जैसे हम मक्खन लेते हैं किसी गाय अमेरिकन काऊ का, तो हमारा रिस्ट्रिक्शन है हमारे लॉज का, इंडियन लॉज का, कि उस काऊ को दूसरी काऊ का मीट नहीं फीड होना चाहिए। तो इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स दैट, अमेरिका को पसंद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम टैरिफ के बियॉन्ड हैं। तो टैरिफ तक हम उनसे बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल टैरिफ पर हम उनसे एग्री कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा था कि 90% इंडस्ट्रियल गुड्स पे हम जीरो टैरिफ ऑफर कर सकते हैं उनको इमीडिएटली, बिना नेगोशिएशन के। बट एग्रीकल्चर टैरिफ और टैरिफ के बियॉन्ड जो चीज़ें हैं उनमें बात करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग और देशों की तुलना में थोड़ा सा डिसएडवांटेज पोजीशन में है, और लोग खाली टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम विद इन द बॉर्डर जो चीज़ें हैं, हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस की भी बात हमें करनी पड़ेगी, जो कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें ऐसी करना चाहते हैं यूएस, जो कि हम सालों से, दशकों से हम नहीं कर रहे हैं और ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के लिए वो सूटेबल नहीं है। तो दो पार्ट हैं, अगर वो जो निगोशिएशन उसके दो पार्ट कर देते हैं, जैसा सुनने में आया है कि पहले पार्ट में 2-3 महीने में टैरिफ डील कर लेते हैं और बाकी चीज़ें हम बाद में डील करते हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद एक समझौता हो सकता है, एक फर्स्ट फेज का समझौता हो सकता है और हमें ऊपर आगे अधिक टैरिफ लगने से बच सकते हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ें साथ में लेके चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा समझौता होना किसी भी टाइम फ्रेम में।
बिल्कुल, शायद यही इन लोगों की कोशिश भी है कि सारी चीज़ें एक साथ ना करें, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको पहले कर ले, एक अच्छा इंडिकेशन ही मिल जाएगा और बातचीत करने के लिए एक ग्राउंड भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। दलजीत सिंह कोहली साहब, अगर ये इनिशियल या फिर कहें पार्शियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह इंडिया यूएस के बीच में हो जाता है तो बाजार इसको कैसे लेगा? बाजार भूल जाएगा बाकी ट्रेड वॉर को, टैरिफ वॉर को? ये तो बहुत पॉजिटिव होगा। अब ये देखना पड़ेगा किस शेप में ये आएगा, किस सेक्टर के लिए आएगा, किस तरीके से आएगा, क्या क्या उसके कंटूर्स होंगे। बट यस, अगर एक पॉजिटिव स्टेप थोड़ा भी आएगा तो बाजार को बहुत अच्छा लगेगा। तो बाजार यही मान के, इनफैक्ट अभी भी जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। तो हम एक्चुअली अपना इंटरनल डिस्कशन में पिछले अजय श्रीवास्तव जी, अगर ये पार्शियल होता है जैसा कि दलजीत सिंह कह रहे हैं कि पता नहीं किस शेप में आएगा, तो आपके हिसाब से अगर पार्शियल होता है तो 2-3 सेक्टर कौन से हैं जहां पे कम से कम तो हो जाने में बहुत दिक्कत है नहीं? सेक्टर अगर आपसे पूछे तो देखिए, यूएस का 95% ट्रेड जो एक्सपोर्ट है इंडिया को वो है इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर केवल 5% है। अगर हम एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स सारा कवर करते हैं एक्सेप्ट पैसेंजर कार सेक्टर, तो यूएस का 90% से अधिक एक्सपोर्ट पे जीरो ड्यूटी हम करने को तैयार हैं। और हम क्यों कह रहे हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने 15 साल से जीरो टैरिफ इंपोर्ट अलाउ किए हैं, एफटीए जो हमने किए हैं आसियान, जापान और कोरिया से। तो हमारी इंडस्ट्री टोटली अट्यून्ड है। और यूएस तो इतना कम्पिटिटिव भी नहीं है, इतना जापान है या साउथ कोरिया या आसियान कंट्रीज हैं। तो हम लोग कॉन्फिडेंटली उनको 90% ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स में 0 for 0 ऑफर कर सकते हैं। मतलब हम जीरो करने को तैयार हैं अगर वो भी जीरो करें। अगर वो बात मान तो जाते हमारी हैं तो इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं होगा उससे। जी हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रम्प साहब तो कहते हैं ना कि टैरिफ की बात है, हम कहते हैं लो हमने टैरिफ जीरो कर दिया है। और मैं चाहता हूँ ये बात अगर कोई बड़े लेवल से हमारे यहाँ ऑनरेबल से प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा कहते हैं, क्योंकि ट्रम्प सारी पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं ना, तो हम भी पब्लिक पोस्चरिंग करें, दुनिया हमें जो भी समझे। देखो, हम 90% यूएस ट्रेड में टैरिफ जीरो करने को तैयार हैं। ये रही लिस्ट, और वो लिस्ट आप उनसे शेयर कर लीजिए। जैसे वो दिखाते हैं टैरिफ कार्ड, वैसे वो लिस्ट आप भी दिखा दीजिए यहाँ पे, तो पता चल जाएगी कहाँ पे। पंकज जैन साहब, कुछ इस तरह की उम्मीद की जाए क्या? जैसे कि कह रहे थे अजय श्रीवास्तव जी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ पैसेंजर कार को छोड़ दिया जाए तो बाकी में बहुत कोई चिंता है नहीं, अगर हम भले जीरो टैरिफ पे क्यों ना ले आए यूएस के गुड्स को यहाँ पे। देखो लक्ष्मण जी, माइक्रो लेवल पे मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ बिटवीन इंडिया एंड यूएस ट्रेड एंड टैरिफ्स, बट 2-3 चीजें मैं जो पिछले दिनों देख रहा हूँ, चाहे वो टॉक सेशन में हो, चाहे अखबार में हो, चाहे नेट पे हो, ट्विटर पे हो, आई थिंक दोनों कंट्रीज की आई थिंक जो एक बॉडी लैंग्वेज है या एक जो अब कमेंट्स आ रहे हैं उसमें काफी ऑप्टिमिज्म है। और उस ऑप्टिमिज्म में नजर आ रहा है कि सूनर देन लेटर देयर वुड बी सम काइंड ऑफ इंटरिम अरेंजमेंट, सम काइंड ऑफ इंटरिम डील विद यूएस मार्केट। उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कुछ एक सेक्टर स्पेसिफिक होगा। अगर हम देखें, अगर हम कुछ एक सेक्टर्स की बात करें, आई थिंक फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें, अभी भी वहां पर काफी एक हेजीनेस का डर खत्म हो गया कि बना हुआ है, किसी भी तरह का भी कमेंट नहीं आ उसमें अभी भी एक कंफ्यूजन बनी हुई है। उसमें अभी भी ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टू फार्मा टैरिफ आई वुड बी सॉर्ट ऑफ गिविंग टू द मीडिया सून। सो आई थिंक इसके अंदर जो है एक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच लेनी पड़ेगी और मेरे को लगता है कि एक इंटरिम अरेंजमेंट जरूर आएगा। बट हमें नहीं बोलना चाहिए इंटरिम अरेंजमेंट जस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। खाली उस चीज से मार्केट्स नहीं नजरिए देखेगी, मार्केट ये भी देखेगी बाकी वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। जैसे पिछले दिनों अपार्ट जिस तरह से चाइना यूएस वॉर चल रही या टैरिफ वॉर चल रही थी, मार्केट को ये भी काफी बड़ा डर है, अभी भी है, वो डर गया नहीं है कि कहीं वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट डंपिंग तो नहीं हो जाएगी चाइना से इनटू इंडियन मार्केट। सो इस चीज के काफी समीकरण है, काफी इस पजल के जिक्सॉ पजल है कि काफी इफ्स एंड बट्स हैं। सो लेट्स सी, आई थिंक वी विल हैव टू गो ऑन वीक बाय वीक बेसिस। डंपिंग वाले को लेकर के तो इंडस्ट्री बड़ी चिंता में है। डंपिंग वाले सवाल पे मैं को अजय श्रीवास्तव जी की राय लूंगा, लेकिन एक चीज जो आपने फार्मा की बात छेड़ी जैन साहब, फार्मा को लेकर के क्या कहेंगे? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अभी फार्मा से दूर रहें? नहीं लक्ष्मण जी, उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा। आई थिंक अगर हम देखें कि इसको लेट अस पुट इट दिस वे
कि इस तरह की टर्मोइल वाली मार्केट में, इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में, जहां हमारे को नहीं पता कि अगले दिन प्रेसिडेंट ट्रंप से किस तरह का ट्वीट आएगा, कि किस तरह की अप्रोच रखें। आई थिंक हमारे को एक लॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप में डू नेक्स्ट डे। इसमें हमारे को व्हाट वी हैव बीन एडवाइजिंग आवर क्लाइंट्स, व्हाट वी हैव बीन टेलिंग आवर पीपल, कि आप ये देखो कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप ओनरशिप बढ़ाना चाहते हो, कि आने वाले 3 महीने, 6 महीने, या आने वाले 6 हफ्ते, 6 महीने, 12 महीने, दीज आर द सेक्टर्स, दीज आर द स्टॉक्स आई वांट टू ओन। और जब जब अगर बड़ा डिप्स मिले, ये मान के कि अल्टीमेटली थिंग्स विल इवन आउट, अल्टीमेटली ये जो हाई वेलोसिटी वेव चल रही है इनमें एक थमाव आएगा, अल्टीमेटली थिंग्स विल इवन आउट, तो उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में मेरे को आने वाले वक्त में बहुत अच्छा पैसा मिलने को मिलेगा। फार्मा में भी हम काफी पॉजिटिव है। फार्मा में आई थिंक कहीं भी मेजर डिप्स आए, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि इन्वेस्टर्स क्या करें, आई थिंक मेजर डिप्स में फार्मा इज टू बी बॉट, फार्मा इज टू बी हेल्ड। अगर किसी ने फार्मा खरीद रखा है वो घबराए नहीं, आई थिंक फार्मा इज टू बी हेल्ड, क्योंकि जो अंडर करंट है, जो उसके बाकी फंडामेंटल्स है फार्मा के, बैलेंस शीट्स आर प्रीटी स्ट्रांग, उनके जो जिस तरह के रेवेन्यू है, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, आई थिंक दे आर प्रीटी स्ट्रांग। और मेरे को नहीं लगता, अगर हम यूएस को लॉजिकली देखें, बहुत बड़ा फार्मा पे टैरिफ यूएस नहीं लगा सकता, बिकॉज फार्मा इज वन इंडस्ट्री जो कि यूएस में काफी सेंट्रिक है, और इंडिया फार्मा इज डूइंग प्रिटी वेल। और जिस तरह के टैरिफ्स इंडिया फार्मा को लगाने की बात करें, आई थिंक एट एंड ऑफ द डे दे वुड बी लो टैरिफ्स। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक फार्मा इज वन सेक्टर वी आर अप्रोचिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और डिप पे फार्मा को खरीदेंगे। और जो हमने अगर अभी ले रखा है, क्लाइंट्स के पास है, इन्वेस्टर्स के पास है, आई थिंक क्वालिटी स्टॉक्स में उन्हें बना रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। हालांकि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि टैरिफ लगाता भी है ट्रंप, तो भारत पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाएगा। एक लॉजिक दिया भी जाता है कि यूएस के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो चाइना से ले या तो हमसे ले, तो चाइना के मुकाबले इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। अजय श्रीवास्तव, छोटा सा कमेंट इस पर, फिर मैं आगे जाऊँगा दूसरे गेस्ट के पास। वाकई इंडिया पे बहुत ज़्यादा फार्मा पे टैरिफ लगाने की स्थिति में यूएस नहीं होगा? टैरिफ लगेगा तो पूरी दुनिया में हॉरिजेंटल टैरिफ लगेगा, जैसे कार्स के ऊपर लगाए, ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर लगाए, एनर्जी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए, तो हॉरिजेंटल लगेगा, सबके ऊपर सेम लगेगा। और मेरे कुछ फार्मा के दोस्तों ने बताया कि वो जो जेनरिक सप्लाई करते हैं यूएस को कुछ कंपनियां, वहाँ उनका ऐसा अरेंजमेंट्स है इंपोर्टर्स के साथ में, जो भी टैरिफ होगा उधर की साइड बेयर करेगी। तो ये लोग ज़्यादा वरीड अच्छा है नहीं। ओ, बहुत ज़्यादा वरीड है नहीं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ बात आपने बताई। अरुण मल्होत्रा साहब, फार्मा को छोड़ दें तो एक दूसरा सेक्टर है जिस पे अभी भी बहुत असमंजस है। कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, बहुत संभल के बातें कर रहे हैं, वह आईटी सेक्टर। अभी आपने इन्फोसिस के ताज़ा तरीन रिजल्ट भी देखा होगा, उनके गाइडेंस देखे होंगे। तो आईटी सेक्टर को लेके आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को? आई थिंक आईटी सेक्टर जो खासकर एक्सपोर्ट्स है वो मेजर यूएस से आता है, तो वहां पर क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो पाइपलाइन पर डेफिनेटली एक डाउट है, साइज ऑफ डील्स पे डाउट है कि डील्स छोटी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और या फिर जो डिसीजन डील्स के आने होंगे, जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिए हुए हैं, वो थोड़े से पोस्टपोन हो जाएंगे। पोस्टपोन होते ही से ये आईटी कंपनी नॉर्मली चलती हैं ग्रोथ के बेसिस पर, क्योंकि ये तो हाई कैश जनरेटिंग कंपनीज हैं। इनका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा तो वैल्यूएशंस नीचे आएंगी। और आपने कल कमेंट्री भी देखी, एक आईटी कंपनी की आई कमेंट्री, कोई पॉजिटिव नहीं थी। तो वहां पर कुछ ना कुछ नेक्स्ट 6 महीने के लिए कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी या थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर है। नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर रहेगा। कोहली साहब, दलजीत सिंह कोहली साहब, आईटी सेक्टर को लेके आपसे मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर में 2 चीज़ें हैं। खुद ब खुद आईटी सेक्टर जिस पे अलग अलग अभी बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं। दूसरा है कि आईटी सेक्टर का बहुत सारे सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि करीब 40 to 50% रियल एस्टेट जो है वो आईटी सेक्टर के एम्प्लॉय और इनके अलग अलग खर्चे की वजह से चल रहा होता है। ऐसे ही कई सारे खर्चे होते हैं जो कंज्यूमर सेगमेंट है, वहाँ भी आईटी सेक्टर का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। अब 4000 हर साल हायर करने वाली कंपनी आप कहें कि हम 600 लोगों को हायर करेंगे, तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा होगा दूसरे सेक्टर पर चलकर, जिसको हम लोग शायद अभी तक फैक्टर इन कर नहीं रहे हैं। तो ये सब कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए लक्ष्मण जी, आईटी सेक्टर पे ग्रोथ का कंसर्न है, और ये जो यूएस की अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, तो इसकी वजह से जो रिसेशन की बातें हो रही हैं, या फिर वहां पे एक ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने से उसका इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे पड़ने ही वाला है।
नो डाउट अबाउट इट। प्लस अभी हम ये देख रहे हैं जो एआई वगैरह और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज आ गई उसका भी इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के ऊपर है। तो मिला जुला इम्पैक्ट ये है कि ये सेक्टर में अभी वैल्यूएशन कंफर्टेबल भले ही होते जा रहे हैं, बट ग्रोथ का कोई बहुत ज्यादा सामने विजिबिलिटी नहीं है। और जो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट जो आपने बोला कि इनका इम्पैक्ट बाकी कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स पे, सब सेगमेंट्स पे पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है कि अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना आज से कुछ साल पहले होता था, बिकॉज हमारे यहाँ पे बाकी सेक्टर्स भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो अब कि हम पूरी तरह हमारा जो इंडिया का, अगर हम इसको मैं ऐसे कहूंगा कि इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसका कितनी निर्भरता है केवल आईटी के ऊपर, तो वो पिछले कई एक डेकेड से काफी धीरे धीरे कम हो गई है। तो अभी और बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो चल रहे हैं। तो इसके लिए हमें ऐसा बहुत वन ऑन वन नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट हम लोग कंजम्पशन पे काफी बुलिश हैं, क्योंकि हमें एक तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ नहीं से तो जो आप schemes है, लोग उनका अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में दूर रहें या फिर जहां कम अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर मिल रहे हैं वहां लिया जाए कि नहीं, अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच किया जाए? नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में एज ए डिस्क्लोजर एक भी आईटी स्टॉक अभी नहीं है और हम अभी ले भी नहीं रहे। अच्छा, पोर्टफोलियो अच्छा, में ना तो है ना तो नहीं ले, consumption के कंजम्पशन के स्टॉक रखे हुए हैं। अनिल जी, आईटी सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यूज रहता है? जी, आईटी सेक्टर को लेकर के जैसा कि दलजीत जी ने कहा और अरुण जी ने कहा, ये मैं सहमत हूँ इनकी बातों से कि अभी हो क्या रहा है आईटी सेक्टर के साथ कि हमारा मैक्सिमम जो आईटी सेक्टर है वो पूरा पूरा यूएस एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और वहाँ की इकोनॉमी में रिसेशन की संभावना दिख रही है, वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो स्लो होती हुई दिख रही है, जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट इनकी रेवेन्यू पे पड़ना शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में जब तक ये सारी चीज़ें सेटल नहीं होती, जब तक कि वहाँ के यूएस की इकोनॉमी में स्पीडअप नहीं आता है, तब तक इनकी रेवेन्यू का जो हम कहेंगे इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ या बढ़ोतरी वो बहुत हद तक संभव नहीं दिखाई दे रही है। ऑलरेडी इनके वैल्यूएशन जो है वो पिछले मतलब पुराने ग्रोथ के प्रोजेक्शन के हिसाब से वैल्यूएशन मार्केट में चल रहे थे। इस स्तर पर भी मैं नहीं कहूँगा कि इनके प्रोजेक्शन की जो वैल्यूएशन है वो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर हम आने वाले समय के इनकी ग्रोथ रेट को देखेंगे तो वो हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है, जैसा दलजीत जी ने कहा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बाजार जो है इस सेक्टर को नकार रहा है, इस सेक्टर से दूरी बनाए हुए है, जिसका नतीजा है कि ये सेक्टर में गिरावट होती चली जा रही है, इन शेयरों में खरीदारी कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो गिरावट है ये परसेप्शन यूएस के डर की वजह से सारा कुछ यूएस के भेड़ चाल में चले जा रहा है, या फिर आईटी सेक्टर की अपनी भी दिक्कतें हैं एआई की वजह से या फिर बाकी वजहों से? देखिए, एकदम है, एआई की वजह से भी दिक्कतें हैं, लेकिन इसमें जो मेजर इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं है यूएस की इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ की जितनी आईटी कंपनीज हैं, हम सर्विस सेक्टर हैं, हमारी आईटी कंपनीज मोस्टली सारी की सारी सर्विस सेक्टर कंपनीज हैं और वो यूएस की इकोनॉमी को सर्व करती हैं। अब वहाँ की जब इकोनॉमी में जब जो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो जब स्लो होगी तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इनकी रेवेन्यू पे पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इनको एडजस्ट करेंगे इनके वैल्यूएशन को, तो यहाँ से वो काफ़ी नीचे दिखाई देंगी। यही सबसे बड़ा डर है जो मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है। एक और मार्केट को जो डर सता रहा है अजय श्रीवास्तव जी, वो अभी पंकज जैन साहब ने कहा भी था, वो था आपको डंपिंग को लेकर के। तो ये डंपिंग वाली जो बात है, ये चूंकि जाहिर तौर पे चाइना पर ज़्यादा टैरिफ लगाएगा यूएस, तो चाइना को अपना बाजार चाहिए, इतना सारा माल बना के बैठा हुआ है, तो बैठ के तो अपनी पूंजी को डुबाएगा नहीं, कम से कम कुछ तो पूंजी निकल जाए। तो जो चाइना अक्सर किया करता है कि सस्ते में सामान भेज दो, तो बाज़ार कहाँ है, तो भारत एक बाज़ार है। तो कई लोग डरे हुए हैं कि ये इससे कई सारे सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती पैदा होगी, ये ऐसा स्वाभाविक है? तो दो तीन चीजें होंगी मेरे हिसाब से। तो डंपिंग तो हमेशा से होती रही है, इंडिया, चाइना, ब्राजील, यूएस, यूरोपियन यूनियन हर एक के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता रहा है इन्वेस्टिगेशन करके। इंडिया के ऊपर चाइना और ये सारे कंट्री लगाते रहे, वो ऑलमोस्ट रूटीन प्रोसेस है। वो कितना फेयर है, कितना डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन को है, वो हर कंट्री अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करता है, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। कहीं कहीं जायज़ है, कहीं कहीं जायज़ नहीं है, तो वो तो डर रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक उससे कम से कम 50 गुना बड़ा मूवमेंट होगा अगर ये टैरिफ लेवल चला कुछ दिनों तक। वो ये होगा कि देखिए, चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है। लास्ट ट्रेड वॉर में क्या हुआ था कि चाइनीज गुड्स इनडायरेक्टली दे वर गोइंग टू यूएस, वियतनाम के थ्रू जा रहे थे, मैक्सिको के थ्रू जा रहे थे, और भी कंट्रीज के थ्रू जा रहे थे। इस बार चूंकि टैरिफ लेवल बहुत अधिक हो गया है बिटवीन चाइना और दूसरे कंट्रीज के बीच में, तो वही मूवमेंट होगा एट ए मच बिगर लेवल। तो चाइनीज गुड्स आएंगे वियतनाम में, चाइनीज गुड्स आएंगे इंडिया में सेमी फिनिश्ड। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ चाइना गुड मैं चाइना से इंडिया में इंपोर्ट करूँ, यूएस भेज दूँ, वो तो इलीगल है,
वो तो चाइनीज गुड्स ही रहेंगे, इंडियन गुड्स होंगे भी नहीं। मैं कह रहा हूँ सेमी फिनिश इंटरमीडिएट गुड्स में लाऊंगा, जैसे आईफोन के कंपोनेंट में लाता हूँ और यहाँ पर असेंबल करता हूँ। उस तरह का मूवमेंट बहुत सारे सेक्टर में पैदा होगा, नई वैल्यू चेन्स डेवलप होंगी बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, और वो बेनिफिशियल रहेगा चाइना के लिए भी और बाकी सब कंट्रीज के लिए भी, इंडिया को भी उससे गेन होगा। तो काफी लोगों ने एट द फर्म लेवल बात करनी शुरू कर दी, चाइनीज जो फर्म से अप्रोच कर रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को, और इंडियन एक्सपोर्टर्स भी इधर उधर बात कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है। मैं काफी लोगों से इस बारे में बात कर चुका हूँ। तो डंपिंग आपके हिसाब से जो बात आपने कही है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, उसको वॉच करता है, बहुत ही एफिशिएंटली वॉच करता है, तो उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग वॉच कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा है पॉजिटिव मूवमेंट है कि चाइना से हम कच्चा माल या इंटरमीडिएट लेकर हमारे यहाँ बनाएंगे और तब हम अपने यहाँ बेचेंगे, दुनिया में बेचेंगे, यूएस में बेचेंगे, वो एक पॉजिटिव वैल्यू चेन डेवलपमेंट होगा जिससे जॉब्स क्रिएट होंगे और ग्रोथ होगा। जी, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी यहाँ पर है। हालांकि डीजीटीआर जो एंटी डंपिंग वाला मामला देखता है वो बड़ा लंबा चलता है पूरा प्रोसेस। अभी देखा हमने कि डीजीटीआर ने स्टील पे ड्यूटी रिकमेंड भी कर दिया, अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं, तब तक बात कहाँ से कहाँ पहुँच के चली गई। अरुण मल्होत्रा साहब, एक जो बात मैं दलजीत सिंह साहब का पकड़ के देखा कि उन्होंने कहा कि हमारे पोर्टफोलियो में तो कंजम्पशन स्टॉक बहुत ज़्यादा है, और इस बीच हमने देखा कि स्काई मेट हो चाहे आईएमडी है, उन्होंने प्रोडिक्ट कर दिया कि मानसून जो सामान्य से ज़्यादा रहेगा। मुझे लगता है कि दलजीत सिंह साहब के पास पहले जानकारी पहुंच गई थी, इसलिए शुरू से कंजम्पशन स्टॉक रखे हुए हैं। आप लोग भी ऐसा ही कुछ मान के चल रहे हैं, कंजम्पशन स्टॉक ही फोकस में रहेगा? हाँ, कंजम्पशन स्टॉक फोकस में रहेगा। थोड़ा रूरल में भी आपको कहीं ना कहीं उठा दिखा है, कहीं ना कहीं कंजम्पशन ज्यादा दिखा है। तो बट मुझे हम लोग एज ए हाउस नॉट टू बुलिश ऑन स्पेशली एफएमसीजी स्टॉक्स, जहाँ पे ग्रोथ नहीं आया है, काफी सालों से बड़ा म्यूटेड ग्रोथ रहता है। बट ऐसा क्यों? लोग तो खरीद रहे हैं। मैं गया था शॉपिंग मॉल में एक जगह, तो देखा सबसे ज्यादा भीड़ कहीं पे थी तो एसी की दुकानों पे थी। लोग एसी के पास मतलब दिखाने वाले एग्जीक्यूटिव कमी पड़ जाए थे। तो वही मैं कह रहा था, वो कंजम्पशन में आई थिंक एसीज इज अ स्वीट स्पॉट, क्योंकि काफी इस बार गर्मी आई है, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंच चुकी है, तो एसी का कंजम्पशन काफी अच्छा रहा है। तो वो नंबर्स वैसे जो आइटम्स हैं जो डिस्क्रिशनरी हैं, जहां पर लोगों का अब नीड्स बढ़ती जा रही है, आई थिंक वहां पर आपको एक उछाल दिखेगा और वहां पर आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक रूरल कंजम्पशन या जो कंजम्पशन हमारे एफएमसीजी टाइप वाले कंजम्पशन है, वहां पर आपको अभी भी कहीं मुझे स्वीट स्पॉट नहीं दिखता। स्वीट स्पॉट नहीं दिखता। दलजीत सिंह कोहली साहब को दिखाइए इनके सामने, आपको क्या दिख गया ऐसा जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं और मल्होत्रा साहब को नहीं दिख रहा है? हाँ, तो लक्ष्मण जी, एक्चुअली ये बहुत ब्रॉड टर्म है कंजम्पशन के बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं। तो अपने ने खाली एक कंजम्पशन की बात करके छोड़ दिया था, तो एक्चुअली हमारे पास भी कोई नहीं, आप बोलिए, आप कोहली साहब मल्होत्रा साहब दोनों को दिखाई, बताइए आप। हाँ बोलिए। कोई भी स्टेपल्स स्टॉक नहीं है। हम लोग कंजम्पशन में क्या देख रहे हैं, एक तो हाई एंड कंजम्पशन, तो हमारे पास एक कार डीलर है, बड़े लग्जरी कार वाले हैं। हमारे पास कंजम्पशन में बहुत सारी चीजें जो होम बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हैं, होम सॉल्यूशंस हैं, जो जैसे सर ने अभी बात किया एसी वगैरह उसके तरफ से रिलेटेड है। हम रूरल कंजम्पशन को जो जो ये बेनिफिट, जो लाडली बहन योजना और दूसरी तरीके की योजनाएं, तो जो इसका जो पैसा रूरल फोक्स को मिल रहा है, प्लस जो मानसून का बेनिफिट है, हमारा ये मानना है कि इसकी वजह से आपको रूरल कंजम्पशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो स्मॉल अप्लायंसेस की कंपनीज हैं, तो इस तरीके के जो सब सेगमेंट्स हैं, एंड देयर आर वैरायटी ऑफ देम, तो हमारे पास 4-5 है, तो वो बहुत नीश एरियाज में है। तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ कंजम्पशन जो हम नॉर्मल सेंस में बात करते हैं कि आप डीमार्ट ले लो या पेज इंडस्ट्रीज ले लो, उस टाइप की कंपनियां नहीं है। वैसे भी हमारा तो स्मॉल एंड मिड कैप है, तो वो सब हमारे उसमें रडार में भी नहीं है। बट जो कंजम्पशन में भी विद इन दैट बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं। तो इनफैक्ट हम एग्रोकेमिकल या कुछ फर्टिलाइजर वाली कंपनी को भी कंजम्पशन का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वहां पे भी वो रूरल फोक्स में बहुत सारे यूज होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कुछ चीजें हैं। तो इस तरीके का तो कंजम्पशन का दायरा आपका ज्यादा बड़ा है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा। अरुण मल्होत्रा साहब, अगर आपका कंजम्पशन ही, तो आपका पसंदीदा सेक्टर है कौन सा जो आप रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को और हमारे दर्शकों को भी कर दीजिए? आई थिंक हमारा मानना ये है कि ये जो अभी इकोनॉमिक टर्मोइल कह लीजिए या सिस्टम को जो शॉक्स लगे हैं, इसका मैग्नीट्यूड किसी को आइडिया नहीं है।
वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपको जो फोकस रखना है अपना इंडिया डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज पे रखना है, जिसमें सबसे ऊपर टेलीकॉम है, को भी चलना है आपको। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, सीमेंट है। जैसा आपने कहा मानसून अच्छा होगा तो रूरल में उसकी सीमेंट की डिमांड आएगी, और सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होने के बाद एक बात के बाद आपको प्राइसेस ऊपर दिखेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी हाई दिखेगी दिखेगी। तो इन चीजों पर अगर फोकस करेंगे, और वी आर मोर ऑफ ए बॉटम्स अप अप्रोच, तो स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर एक्सपोर्ट इतना सिग्निफिकेंट परसेंटेज नहीं होना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो, कहीं सप्लाई डिमांड में कुछ हो, उसका इम्पैक्ट स्पेसिफिक कंपनी पे नहीं आना चाहिए। तो आपको फोकस डोमेस्टिकली, जैसा मैंने कहा बीएफएसआई देख लीजिए, जहां मुझे लगता है क्रेडिट डिमांड आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी ईजिंग स्टार्ट कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट क्रेडिट डिमांड पे आएगा ही आएगा। टेलीकॉम है जो ग्रोथ कर ही रहा है, 5G है, अब तो कुछ कई जगह मैंने 6G भी पढ़ा, 6G भी आना शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर्स हैं, सीमेंट मैंने आपको बताया, या और बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, आई थिंक वहां पर हमारा फोकस काफी ज्यादा है। जयंत साहब, आप रडार आजकल किधर घुमा कर रखे हुए हैं? लक्ष्मण जी, एक गाना है हिंदी का कि कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। सो दैट मीन्स जैसे क्या अगर हम इसको स्टॉक मार्केट में मर्ज करने की कोशिश करें, जैसे आप थोड़ी देर पहले भी आईटी की बात कर रहे थे, तो आईटी में सडनली इट हैज बिकम द डेविल इन द मार्केट्स, यू नो, डार्लिंग से डेविल बन गया है पिछले 3 से 6 महीने में। और अगर हम देखें वैल्यूएशन की वजह से देखें तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बहुत सारे स्टॉक्स आईटी के मिल रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनकी काफी इंपेकेबल है, देयर वाज नेवर अ डाउट अबाउट इट, बट इट्स जस्ट दैट ग्रोथ और मोमेंटम नहीं है, यू नो। तो सारे, अगर हम एक चेकलिस्ट होती है तो सारे टिक नहीं होते हैंगे, तो इसमें नहीं हो रहे। कहां पर इस टाइम ज्यादा टिक हो रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, कि भाई कहां पर क्रॉसेस कम है और टिक ज्यादा है। तो आई थिंक देयर आर फ्यू सेक्टर्स, आई थिंक सीमेंट इज डेफिनेटली वन ऑफ द सेक्टर्स जो हमारे कलीग अभी बात कर रहे थे। हॉस्पिटल्स, आई थिंक दैट इज अनदर वन सेक्टर जो इसमें मैं देख रहा हूं कि काफी रेजिलियंस, स्टॉक्स में रेजिलियंस देखने को मिल रही है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, मार्जिन्स अच्छे हैं। नहीं, मैं तो बैलेंस शीट देखता नहीं हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में जाके ओपीडी में भीड़ देखता हूँ। भीड़ तो हर बार बढ़ती दिखती है मुझे, और डॉक्टरों के पास लाइन हमेशा बढ़ती दिखती है। तो मैं तो उधर से देख रहा हूँ, चार्ट आप देखिए, मैं तो ग्राउंड पे देखता हूँ। बिल्कुल, एक बात सही है। और लाइक वी हैव बीन टॉकिंग टू फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स इन से हॉस्पिटल बिजनेस एंड मैनेजमेंट। आई थिंक जो एक चीज हुई है पिछले 5-6 साल में, आई थिंक पोस्ट कोविड से पहले भी हम देखते थे काफी हॉस्पिटल खचाखच भरे रहते थे, बट दैट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन देयर बैलेंस शीट। आई थिंक वो क्यों था, कारण था, मैं उसके अंदर ड्वेल नहीं करना चाहूंगा। बट आई थिंक पोस्ट कोविड, आई थिंक जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, या मैनेजमेंट्स को ये समझ आ गई है कि बैलेंस शीट में जितने ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ, मार्केट उससे ज्यादा आपको रिवॉर्ड कर रहा है। सो आई थिंक जो भी, आई थिंक इट इज अ गुड सिनेरियो फॉर इन्वेस्टर्स और इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए। होटल इंडस्ट्री, अगर आप जाएंगे लक्ष्मण जी, आप तो काफी घूमते हैं, जिस तरह के टैरिफ्स अब होटल्स में हो गए हैं, आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बार मन की बात में कहा था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, शादी या फंक्शंस वगैरह इंडिया से बाहर नहीं जाने चाहिए। उसके साथ मैं एक और दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा इनके टैरिफ्स को तो रेन इन करिए। आई थिंक इनके टैरिफ्स इंटरनेशनल से भी ज्यादा हो गए हैं और अभी भी डिमांड काफी ज्यादा है। तो आई थिंक दे आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट, और जो दिग्गज होटल के स्टॉक्स है, आई थिंक वो अच्छा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी अच्छा करते रहेंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल एनबीएफसी, जो हमने देखा था कि पिछले 1 साल में जिस तरह के आईपीओज आ रहे थे, जिस तरह की फंड रेजिंग हो रही थी, इस बार जो अच्छा हुआ हमारी, अगर हम बैंक्स इंडस्ट्री की तरफ से देखें, बैंक की बैलेंस शीट कहीं भी खराब हुई नहीं, दे वर एब्सोल्युटली नॉट स्ट्रेच्ड, और कहीं भी अनाप शनाप लोनिंग नहीं हुई थी। आई थिंक अगर पैसा थोड़ा बहुत खराब हुआ तो रिटेल निवेशक का हुआ, जिसने अनाप शनाप कहीं भी आईपीओ को भरा और वहां से इंडस्ट्री को पैसा गया। सो आई थिंक बैंकिंग इंडस्ट्री रिमेन्स प्रीटी रोबस्ट, और जिस तरह से अब इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, ग्रोथ कई सेक्टर्स में देखने को मिल रही है, आई थिंक बैंकिंग इंडस्ट्री और एनबीएफसी काफी स्वीट स्पॉट में है। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड भी कर रही है, ऑलरेडी उनके वैल्यूएशन काफी बढ़ गए हैं, हालांकि बैंकिंग कुड कंटिन्यू। और
हालांकि बैंकिंग वगैरह की बात आपने की तो वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन आपने ये जो बात कही ना तो मुझे बड़ी चिंता में डाल दिया कि लक्ष्मण जी आप तो खूब घूमते रहते हो। मैं वैसे मोबाइल का लोकेशन हमेशा ऑफ करके रखता हूँ, पता नहीं आपको ऐसे पता चल जाता है कि मैं घूमता रहता हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ वैसे, ठीक है। लेकिन बैंकिंग तो ऐसा है ना कि बैंक, ये होटल वाली बात आपने की तो अभी मैं चर्चा भी कर रहा था एक बार अपने गेस्ट से कि किसी का भी कोई इम्पैक्ट आ जाए, ट्रंप का आ जाए, शी जिनपिंग का आ जाए, किसी का भी आ जाए, लोग घूमना तो बंद नहीं करेंगे। अगर किसी को जाना है संगम में स्नान करे तो संगम तो प्रयागराज में ही रहेगा, उठ के तो यूएस जाने से रहा है ना। जाना है राम मंदिर देखने तो अयोध्या में ही रहेगा, वो तो यूएस जाने से रहा। लोग जाएंगे तो पैसे खर्च करेंगे, तो होटल हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, वो हमेशा फूलेगा। और रही बात बैंक की, तो लोग नुकसान में हैं तब भी बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, फायदे में तभी बैंक के पास जाएंगे पैसे देने के लिए। तो ये दोनों तो बड़ी विचित्र इंडस्ट्री है जिसमें हर चित भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति होती है। अनिल जी, बैंकिंग को लेकर के अभी जो कहा जैन साहब ने, जी बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। अभी जो तेजी आई उसमें बैंकिंग की भूमिका बड़ी अच्छी रही। बैंक निफ्टी आप देखिए कि ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने जा रहा है, पहुंची गया, लगभग पहुंची गया। ईसीबी ने ब्याज दरें घटा दी 0.5%, आरबीआई ने रेट कट कर दिया, एसबीआई की रिपोर्ट आई कह रहा है कि भाई 2 लगातार रेट कट हो सकते हैं, दुनिया भर में रेट कम होने जा रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर तो मुझे लगता है कि पसंदीदा रहना चाहिए कुछ दिन तक और। एकदम बैंकिंग सेक्टर साफ मार्केट भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि बैंकिंग सेक्टर आने वाले समय में मार्केट का पसंदीदा सेक्टर डेफिनेटली रहेगा। और यही कारण है कि वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पास लगभग पहुंच ही गया है। वो बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, वरना वो आज ही टच कर जाता। नहीं, हालांकि पंकज जी ने एक और बात अच्छी बात कही कि अनाप शनाप लोन देना बंद कर दिए इन लोगों ने, जो हाँ, एकदम। देखिए पहले से काफी कुछ क्लीन हो गया है बैंकिंग सेक्टर में, काफी ज्यादा जो है वो जैसे कहते हैं सफाई अभियान हो चुका है ऑलरेडी। अब है क्या, देखिए हो क्या रहा है हमारे यहाँ, जैसा कि ये अरुण जी ने भी कहा, और कि यहाँ जो हमारा जो फोकस है उस समय इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उस पर रिलेटेड जो बिजनेस है वहाँ से है। और यहाँ पर उसके 2 एडवांटेज दिख रहे हैं। एक तो जो रूरल कह रहे हैं कि रूरल जो हमारी कंजम्पशन बढ़ने वाली है, रूरल कंजम्पशन भी बढ़ रही है डेफिनेटली। और हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये अपना देख रहे हैं ना कि ये हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे गाँवों तक फैल रहा है, बिजली ऑलरेडी पहुँच चुकी है, वैसे वैसे वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी जो है स्पीड अप हो रही है। चाहे वो ई कॉमर्स का पेनेट्रेशन हो या वहाँ से कोई नए वेंचर की शुरुआत करना हो, तो गाँवों के लोग भी अब डायरेक्ट उनको डायरेक्टली जो है वो मार्केट का एक्सेस इंटरनेट के थ्रू वो मिल पा रहा है। तो वहाँ की भी इकोनॉमिक जो साइकिल है ना वो तेज़ी से स्पीड अप कर रही है। उसका नतीजा आने वाले समय में यही होगा कि भारत की कंजम्पशन जो है, रूरल कंजम्पशन भी बढ़ेगी। और अभी जो 12 लाख वाला जो मामला है, जो 12 लाख की जो छूट हुई, उसका ऑलरेडी अर्बन कंजम्पशन में असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। अगर आप देखें तो फ्लैट वगैरह जो है वो हाथ के हाथ बिक रहे हैं। दलजीत जी जो है वो बेटर जानते होंगे, हाथ के हाथ। अभी डीएलएफ में देखिए, डीएलएफ के भी सेल्स चलते चले। क्या बैंकिंग को लेकर मेरी एक ही शिकायत रहती है कि आप लोगों ने इतना डिजिटल कर दिया है ना कि पैसा खर्च होता पता ही नहीं चलता। पहले काउंट करके देते तो लगता है कि और बड़े पैसे जा रहे हैं, पैसे उसका फायदा सब लगता है खर्च कर ही रहे हैं। एक और चीज एनबीएफसी है, इसमें मैं बातचीत करूंगा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, फिर एनबीएफसी बातचीत करेंगे। और बाकी एक जो लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि बाजार शायद गिरेगा तब लूंगा, तो उन लोगों को इंतजार करना चाहिए, पैसा लगा देना चाहिए। अब इसका ही जवाब आप लोगों से लूंगा, कहीं जाएगा नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा में इस बार की शेयर बाजार ने जो तेजी दिखाई है वो तेजी कितनी दमदार है, और अभी आपको करना क्या चाहिए अगर आप पैसा लगा के अभी भी बैठे हैं शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए। तो ब्रेक पे जाने से पहले अनिल जी से बातचीत हो रही थी मार्केट में बैंकिंग सेक्टर को लेकर। संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा कि बैंकिंग तक तो ठीक है, एनबीएफसी पर क्या राय रखते हैं आप? जी, एनबीएफसी पर भी वही इम्पैक्ट आएगा इसका भी, क्योंकि एनबीएफसी का भी जो है वो पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में इनफैक्ट ज़्यादा हो रहा है, बैंकों से ज़्यादा वो फैले हुए हैं। तो जैसे जैसे उनके भी बिजनेस में हमें साफ साफ ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, जैसा अभी बात हो रही थी कि एक और, जैसा अजय जी ने कहा था कि एक हमारे पास और संभावना हो सकती है हमारे देश में कि
जो है वो चाइना के थ्रू रॉ मटेरियल यहाँ आना शुरू हो जाए और वहाँ से फिर को प्रोसेस होकर के बाहर, तो ये एक नया एवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग का डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से एनबीएफसीज को भी बहुत अच्छे क्रेडिट ग्रोथ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एनबीएफसी भी एक रखिए, बैंकिंग में देखा ही हमारे कई वक्ताओं ने कहा। लेकिन जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था, कई लोग अभी भी इस इंतजार में बैठे हैं कि ये जो तेजी है ना वो आ तो गई है, लेकिन हम पैसा लगाने में चूक गए, लेकिन इंतजार करेंगे, शायद फिर वापस गिरावट आएगा तब खरीदेंगे। तो ये इंतजार करना कितना सही है, कितना गलत है, इस पे मैं आऊँगा। सबसे पहले अरुण मल्होत्रा साहब आप ही बता दीजिए कि ये इंतजार लोग करें कि अब छोड़ दें इंतजार, अब वो फरवरी वाला महीना नहीं लौट के वापस आएगा। लक्ष्मण जी, मेरा पर्सनल और हमारे हाउस का ये मानना है कि जो बॉटम था वो स्टॉक प्राइसेस में वो तो बन चुका। अब फरवरी ले लीजिए, मार्च ले लीजिए, तो मिड कैप्स में था, जो पेन थी वो अब खत्म हो गई है। यहाँ से हो सकता है हम एक स्टेग्नेशन पीरियड में रहें, एक रेंज में रहें, बट अब वो जो फियर और जो हुआ था, जो वो एक जो स्क्रीन देख के डर लगता था, वो मुझे लगता है अब दोबारा नहीं होगा। और इसका एक रीजन और भी है कि यहाँ से जो कमेंट्री है टैरिफ्स की वो इम्प्रूव होती जाएगी, तो वो जो धीरे 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 फियर कम होता जाएगा। तो अब निवेशक को करना क्या चाहिए, धीरे धीरे स्टेजेस पे पैसा लगाते जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और हिस्टोरिकली कोई भी कभी बॉटम पर खरीद नहीं सकता और कोई भी टॉप पर सारा माल बेच नहीं सकता, तो आपको एक बेच नहीं सकता। अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। कोहली साहब, आप भी मानते हैं कि अब यहाँ से बॉटम बन चुका है, अब जो ऊपर ही जाएगा या फिर इसी के आसपास घूमता रहेगा, या फिर आपकी राय कुछ और है? लक्ष्मण जी, मैं ये नहीं कह सकता कि बॉटम बन चुका है कि नहीं बन चुका। मेजर पार्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज इज फैक्टर्ड, ये बात सही है, बट अभी किस करवट क्या बैठेंगे, क्या ट्वीट कब आएगी हमको पता नहीं, तो उसका इम्पैक्ट फिर मिलेगा। डर कहाँ हाँ, से ये लग रहा कह है आपको? सकता हूँ कि हाँ, आपको अगले डर कहाँ से लग रहा है? सॉरी, डर कहाँ लग रहा है आपको? कहीं कोई डर का कोई पॉइंट दिख रहा है कहीं पे? नहीं, अभी तो ये कोई टैरिफ का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, ये अभी कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी ट्वीट आ सकता है फिर से। तो मेरा ये मानना है कि आपको स्टैगर्ड पैसा लगाना है, जो भी बैड डे आता है। जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको तो वो अपॉर्चुनिटी है ना, तो बैड डे में आपने जो हमने अपने पोर्टफोलियो में पिछले दिनों में भी किया कि जो पैसा हम हर दिन नहीं खरीदना है, जिस दिन नेगेटिव डे है, जो आपको ये ऐसे मिड कैप में तो हजार पॉइंट 1500 पॉइंट का फॉल दिखता है ना, 1500 पॉइंट अप जाता है, 1500 पॉइंट नीचे जाता है, उस दिन आप अपने स्टॉक को खरीदिए, और ऐसे आपको 3-4 मौके तो कम से कम अगले 90 दिन में मिल ही सकते। बिल्कुल। पंकज जैन साहब, ये बैड डे का डेफिनेशन आपका क्या है? और मिड कैप वगैरह तो बड़े गिरे भी थे, स्मॉल कैप भी बहुत तेजी से गिरे थे, मौका मिले तो यहाँ हाथ आजमाना चाहिए अब? देखो, बिल्कुल लक्ष्मण जी एक कहावत है, नेवर से नो, और हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जो वर्स्ट ऑफ द मार्केट था कि वो अब दोबारा नहीं आ सकता। डेफिनेटली जिस तरह का आज के दिन समीकरण है, आई थिंक थिंग्स लुक मच मोर ऑप्टिमिस्टिक, मच मोर रोजी व्हाट दे वर अबाउट 5-6 वीक्स बैक। बट हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूएस देश में प्रेसिडेंट ट्रम्प बैठे हुए हैं, एंड जिस तरह का उनका रवैया रहा है पिछले कुछ हफ्ते में, यू नेवर नो व्हाट इज इन हिज पॉकेट फॉर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ। तो मेरा ये मानना है कि हम अपना होमवर्क कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि यूएस प्रेसिडेंट आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं, हम अपना होमवर्क कर सकते हैं। हम अपना होमवर्क ये कर सकते हैं कि इन दिस सिनेरियो वी शुड आइडेंटिफाई, जैसे कि कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं, उस सेक्टर्स में कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें जहां जहां मुझे मौका मिलेगा, विदाउट वरिंग कि ये बॉटम है, बॉटम के नजदीक है। टाइम वाइज हम किसी को बेस्ट ऑफ टाइमिंग नहीं कर सकते किसी स्टॉक को, किसी को बेस्ट ऑफ बॉटमिंग आउट सिनेरियो हम नहीं ले सकते। सो हम एक रैशनली साइंटिफिकली अप्रोच ले सकते हैं, पैसा जरूर लगाना चाहिए। आई थिंक जिन लेवल्स पे हम हैं, आने वाले 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में, आई थिंक इस लेवल से काफी बेहतरीन लेवल पे होंगे। बट इस रास्ते में, इस जर्नी के दौरान क्या हम बीच बीच में 500-1000 पॉइंट के निफ्टी के डिप्स आएंगे नहीं आएंगे? आई थिंक इट्स प्रीटी कूल, इट्स प्रीटी पॉसिबल कि उस तरह के डिप्स मिले। उन डिप्स में मेरे को लगता है कि हमारे को जो हमने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो हम मान के चल रहे हैं आउट परफॉर्मिंग है, उनमें निवेश करें। जो हम मान के चल रहे हैं कि अंडर परफॉर्मिंग, मान के इन द सेंस जो हमने रैशनली आइडेंटिफाई किए एक्सपर्ट के साथ अंडर परफॉर्मिंग है, उनसे निवेश थोड़ा सा कम करें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वी कैन डू। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, आई थिंक जो जर्नी हैगी, आई थिंक अब 2 स्टेप फॉरवर्ड है, 1 स्टेप बैकवर्ड है। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि वी आर इन फॉर बेटर डेज, बट वॉलेटिलिटी और बीच बीच में बड़े डिप्स
मे नॉट बी एज बिग जो हमने देखे हैं पिछले 3-7 महीने उस तरह के बड़े डिप्स में, बट डिप्स आते रहेंगे और उन डिप्स में बाइंग जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, ये डिप के कहाँ कहाँ गुंजाइश और क्या क्या बहाना हो सकता है, जब इसके बारे में मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा एक बड़ा बहाना जो होने वाला की आशंका जताई जा रही है खासतौर से इंटरनेशनल एक्सपर्ट पे, कई सारे प्लेटफॉर्म पे, वो है कि चाइना के पास यूएस बॉन्ड इतना ज़्यादा है और चाइना ने अगर वाकई यूएस के खिलाफ दुश्मनी निकालनी है तो सारे बॉन्ड को झटके बेचना शुरू कर देगा तो हालात काफ़ी बिगड़ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये आशंका कितनी जायज़ है। अजय श्रीवास्तव जी। जापान के पास मिल के करीब 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स के ट्रेजरी बॉन्ड हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे पिछली बार जो ट्रम्प साहब ने कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ वापस लिया तो लोग ये कह रहे थे कि बहुत मैसिव सेल की जापान और चाइना ने, तो बॉन्ड मार्केट जो गिरा उसकी वजह से सब लोग डर गए और ट्रम्प ने भी सोचा कि और नहीं गिरना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें चाइना और जापान एक लिमिट के बियॉन्ड ये सब हथियार यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर यूएस डॉलर का प्राइस गिरेगा तो उनकी भी जो जमा है यूएस डॉलर, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, उसका प्राइस भी गिरेगा, उनकी अपनी ही एसेट डिवैल्यूएशन होगी, तो वो कर्ज यूएस को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, बट उनको भी लॉस लेना पड़ेगा, उनकी भी जो जमा पूंजी वो भी कम हो रही है वैसे। यस, यूएस को ज़्यादा लॉस होगा, उनका डॉलर डिप्रिशिएट होगा, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनके यील्ड का रेट बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो उनकी डेट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पूरी इकोनॉमी हीटअप हो जाएगी और उससे हमें मालूम है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पूरी दुनिया से इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया से एफआई पैसे और निकालेंगे तो पूरी दुनिया नीचे जाएगी उसमें, वो सब है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, जैसा मैंने कहा कि कर सकते हैं, अगर ट्रम्प शायद चाइना की जगह होते तो शायद वो ज़्यादा हद तक गिराते, लेकिन ये दोनों समझदार कंट्री हैं चाइना और जापान, उन्होंने एक लिमिट गिराकर ट्रम्प को बता दिया हम क्या कर सकते हैं, ट्रम्प को मैसेज भी मिल गया है, उसके बियॉन्ड उनको मालूम वो करेंगे तो उनका अपना नुकसान होगा, इसीलिए शायद रुका हुआ है सब कुछ। अनिल जी को जोड़ना चाहते हैं? जी, इस पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, इसमें चाइना के ना करने के पीछे एक कारण लक्ष्मण जी ये भी हो सकता है, क्योंकि जब ये सेल करना शुरू करेंगे बॉन्ड ना, तो उसमें होगा क्या कि उसमें चाइना की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के मुकाबले वो उसका अप्रिसिएशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके जो एक्सपोर्ट, क्योंकि चाइना का सारा जो अर्निंग है वो एक्सपोर्ट से ही आता है, वो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उसकी जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है ना वो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो वहाँ से भी वो भी एक डर है, जिसकी वजह से जो है चाइना कहीं ना कहीं इस स्टेप को लेने से 2 बार सोचेगा जरूर, कि इस स्टेप को लेने से, जैसा उन्होंने कहा कि एक तो नुकसान है कि हमारे जो यूएस जो एसेट्स हैं वो डिप्रिशिएट हो जाएंगे, साथ में उसकी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कि उसको दिक्कत हो सकती है उसके रेवेन्यू में। तो वो भी एक एरिया है जिसकी वजह से वो उसको करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे फिर कोई स्टेप। तो ये मतलब सिर्फ दिखाने वाली बंदूक है, चलाने वाली एकदम अभी तक तो यही लग रहा है, मतलब क्योंकि उसकी पूरी की पूरी, जैसा कि वो ना पूरी दुनिया का ग्लोबल वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उनकी पूरी की पूरी रेवेन्यू ही जनरेट होती है पूरी दुनिया को माल बेच करके, तो वो मुझे नहीं लगता कि इसको वो डैमेज करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी वो डिफिकल्टीज में है ये टैरिफ वॉर को लेकर के, तो दूसरी डिफिकल्टी मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यही अजय श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे। अरुण मल्होत्रा साहब, आखिरी कमेंट आपसे, शो का समय हमारा खत्म हो रहा है, कि आपको कहीं कोई फियर फैक्टर दिख रहा है, कहीं कोई लाल बत्ती दिख रही है दूर दूर, या फिर अब चल पड़े? नहीं, लाल बत्ती तो दिख रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ नॉइज हुई है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं आया। अगर ये ज्यादा देर तक रहा तो जैसे चाइना का एक्सपोर्ट कर दिया है, यूएस कंपनीज ने इंपोर्ट कर आपका दिया, शेयर बाजार तो इम्पैक्ट आने से पहले इम्पैक्ट दिखा देता है। हाँ, और निविडिया का आया कि $5 बिलियन का राइट ऑफ लेगी, तो उसका जब इकोनॉमिक इम्पैक्ट आना शुरू होएगा तब लोगों को समझ में आया कि ये नॉइज नहीं थी, इसका इम्पैक्ट भी है, तब मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करे। अभी लाल बत्ती नहीं खत्म हुई, अभी लाल बत्ती खत्म नहीं हुई, लेकिन जैसा कि पंकज जैन साहब ने कहा और बाकी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, कोहली साहब ने भी कहा कि जब जब डिप मिले पैसा लगा दिए, जितना आपका इन्वेस्टमेंट सरप्लस है, कुछ किस्तों में इसको लगाते रहिए। फॉर्मूला क्या हो, अलग अलग एडवाइजर्स की अलग अलग राय होती है, लेकिन यह है कि बाजार में जो तेजी आई है एक अच्छी बात है, और खुश हो जाइए, जब तक खुशी होने का मौका, खुश होने में क्या कुछ जाता है, बिल्कुल खुश रहिए और वीकेंड को अच्छे से गुजारिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप हमारे शो में जुड़े। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।